देखिए, अभ्यास 3.2 करने से पहले कार्तीय पद्धति में कुछ मेन पॉइंट है, उसको समझेंगे। देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने समझा था किसी तल पर बिंदु की स्थिति कैसे निकालते हैं, है ना। तो किसी भी तल पर हमने बिंदु की स्थिति निकालने के लिए उसका लंब कोण लिया था। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टेबल पर लैंप की स्थिति निकालना, तो उसका हमने लंब कोण यानी ये पोर्शन लिया था, है ना। तो ये जो रेखाएं हैं, ये लंबवत जो रेखाएं हैं, वो आपकी कार्तीय पद्धति में किस तरह वर्क करती हैं उसको समझेंगे पहले। अब ये जो लंब कोण दिखा रहा था, तो इस लंब कोण को हम इस तरह भी बना सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है ये रेखाएं आपस में हर तरह से लंबवत होनी चाहिए, यानी इनके बीच में सब तरफ से जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कार्तीय पद्धति में क्या क्या है, एक लंब कोण लिया गया है, यानी दो ऐसी रेखाएं ली गई हैं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हैं और दोनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इन रेखाओं में देखो, जो पहली वाली ये जो लेटी हुई रेखा होती है जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको क्या माना जाता है, x। इस रेखा का नाम x मान लेंगे और इस रेखा का नाम y। पूरी रेखा का नाम मानेंगे x और इसको मानेंगे x डैश। ऐसे ही ये y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y डैश। तो ये जो रेखाएं हैं ये आपकी कहलाती हैं अक्ष। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अक्ष। कौन सा अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। इस तरह से लिखते हैं दोनों को। ठीक है, मेन जो रेखाएं हैं ये दोनों रेखाएं, पहली x अक्ष दूसरी y अक्ष। अब इसमें दोनों का जो कटान बिंदु है ये क्या बोला जाता है, ज़ीरो। ज़ीरो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु। ये जो बिंदु होता है कटान बिंदु, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। अब क्या है, जैसे जैसे हम पूर्णांक प्रदर्शित करते हैं ना, उसी तरीके से इन रेखाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं नंबर। जैसे ये 0 है, 0 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। अब x अक्ष में सीधे हाथ पे ये प्लस के नंबर हैं, तो उल्टे हाथ पे माइनस के नंबर होंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसी तरह से ये माइनस में जाते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या होता है y में, ऊपर जाने पर सब प्लस के होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक इसी तरीके से नीचे जाने पर जो y के पॉइंट होते हैं वो माइनस में आ जाते हैं, -3, -4, -5, -6 और -7। इस तरह से हम इन अक्षों पर बिंदुओं को दर्शाते हैं। देखो, अब इस चित्र में एक एक करके सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, पहला है आपका अक्ष। तो अक्ष कौन से थे, दो बताए थे। पहला है x अक्ष और दूसरा है y अक्ष। ठीक है, लेटी हुई लाइन x अक्ष कहलाती है और खड़ी हुई जो लाइन है वो y अक्ष। तो आपके अक्ष कौन से हो गए, दो अक्ष हो गए, x अक्ष और y अक्ष। ठीक, दूसरा है रेखा। अब रेखा यानी लाइन, तो रेखा कौन सी है, x डैश o x। ठीक है, अगर हम इसे o दर्शाएंगे तो x डैश o x लिखेंगे। ठीक, या x डैश y डैश। रेखा कौन सी हो जाएगी, x डैश y डैश। तीसरा है आपका निर्देश फ्रेम। तो ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एक फ्रेम कहलाता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, x अक्ष है, y अक्ष है, तथा ये जो मूल बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि मूल बिंदु कहाँ होता है। ठीक है, तो x अक्ष, y अक्ष तथा मूल बिंदु से निर्मित फ्रेम निर्देश फ्रेम कहलाता है। कौन कौन से होंगे, x अक्ष, y अक्ष और तथा ये हो जाएगा मूल बिंदु। ये इन तीनों को मिलाने पर जो आपका फ्रेम बनेगा वो निर्देश फ्रेम कहलाएगा। उसके बाद है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेखाओं से कितने भाग बने हैं, 4 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला एक भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन का तीसरा भाग, यहाँ से यहाँ तक ये वाला चौथा भाग।
तो हर एक भाग क्या कहलाएगा उसे देखेंगे। तो ये जो आपके क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश कहलाते हैं, जिसमें हमेशा ये वाला आपका क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फर्स्ट फ्रेम। तो इसमें देखो नंबर्स कैसे हैं, इस इतने एरिया में नंबर कैसे होंगे, प्लस के होंगे। क्यों, एक्स वाले नंबर सारे प्लस के हैं, तो एक्स वाले जितने भी नंबर हम लाइंस में दर्शाएंगे तो यहाँ जाएंगे। ऐसे ही वाई वाले ये नंबर प्लस के आ रहे हैं, तो वाई के नंबर जितने भी दर्शाएंगे वो इधर जाएंगे। तो इतना पूरा एरिया में एक्स का निशान क्या होगा, प्लस का, और वाई का निशान क्या होगा, वो प्लस का होगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के जो चिन्ह होंगे वो प्लस प्लस होंगे। ध्यान रखिए, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है, हमेशा पहला वाला जो होगा वो आपका एक्स अक्ष वाला होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा वाई अक्ष वाला होगा। हमेशा जब भी इस तरह से नंबर डिनोट करेंगे तो पहले हम एक्स वाले ही नंबर लिखते हैं और उसके बाद वाई वाले लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रथम चतुर्थांश। अब ये रहा दूसरा, सेकेंड वाला, इसे बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में देखो पहले एक्स है तो पहले हम एक्स की बात करते हैं। यहाँ नंबर कौन से आ रहे हैं, माइनस के, तो ये नंबर ऐसे करके डिनोट होंगे। तो पहले आपका चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का, वाई देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, प्लस के हैं, तो प्लस के इधर जाएंगे, सारे प्लस के होंगे। कौन से हैं प्लस के, वाई के, तो ये क्या हो जाएगा, वाई का। यानी इस वाले एरिया में जितने भी एक्स के नंबर होंगे वो माइनस में होंगे और वाई के जितने भी नंबर होंगे वो प्लस में होंगे। अब तीसरे की बात करते हैं, इस तरह से घूमता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते और ऐसे घुमाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरा होगा। थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में देखो पहले एक्स की बात करेंगे क्योंकि एक्स का पहले लिखा है, तो एक्स के नंबर माइनस के हैं, इधर जाके सब माइनस के हो जाएंगे, यानी एक्स माइनस में दर्शाया जाएगा। अब वाई यहाँ है, ये सारे माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो वाई के सारे कितना हो जाएगा, माइनस का वाई। यानी तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के ही मान माइनस में होंगे। लास्ट है आपका चतुर्थ, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें देखो पहले एक्स की बारी, तो एक्स यहाँ पे प्लस के हैं तो ये सारे एक्स प्लस के होंगे, यहाँ पे वाई यहाँ है, वाई सारे माइनस के हैं तो वाई आपको यहाँ वैल्यू देंगे माइनस की। तो चतुर्थांश में ये सिंबल आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है, यहाँ सब प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस और माइनस। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो बोला जाए एक्स का धन अक्ष, एक्स का धन अक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का धन अक्ष, तो ये बात क्लियर है, एक्स की बात की गई है, यानी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। धन अक्ष, धन का मतलब क्या होता है, प्लस, अक्ष का मतलब लाइन, तो एक्स की वो लाइन जहाँ सारे नंबर प्लस के हो, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स की कौन सी लाइन है जहाँ सारे नंबर प्लस के हैं, तो यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। अगर हम इसे ओ मान लें, ठीक है, ये तो गणित में है 0, यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, अगर ओ मान ले तो ओ से एक्स तक जितने भी पॉइंट होंगे ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो धन अक्ष कहलाएगा। और ऐसे ही बोला जाए एक्स का ऋण अक्ष, ऋण का मतलब क्या होता है, निगेटिव, तो ऋण आपका कहाँ से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा और एक्स डैश, ओ से एक्स डैश तक आपका एक्स का ऋण अक्ष होगा। ठीक इसी तरीके से वाई का धन अक्ष बोले तो ओ से वाई तक, देखो यहाँ तक प्लस है तो ओ से लेके वाई तक ये आपका धन अक्ष होगा और ओ से लेके वाई डैश तक आपका ऋण अक्ष होगा। देखो अब आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं, पहला है बिंदु P का भुजक। अब देखो जो मेन पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है बिंदु P का भुज या x निर्देशांक। तो क्या होता है बिंदु P का भुज, और बिंदु P के भुज को हम क्या बोलते हैं, x निर्देशांक। ठीक है, मान लो इस फ्रेम में कोई बिंदु है यहाँ पे P, मैं इस तल पे एक बिंदु मान ले रही हूँ P यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसकी स्थिति 1 2 3 4, मान लो ये आपका यहाँ से
4 दूरी पर है, यहाँ से पहले 4 दूरी पर आए नापेंगे, और यहाँ से पहले आपको यहाँ से 5, आप चाहो तो 4.5 मान लो या 5 मान लो, ठीक है। देखिए मान लो ये बिंदु जो है इस फ्रेम पर यहाँ से तो 3 दूरी पर स्थित है, ठीक है, और यहाँ से 4 दूरी पर स्थित है, ठीक। तो इस बिंदु की दूरी x से यहाँ पे 3 है, और यहाँ से यानी इस लाइन से ये 3 दूरी पर स्थित है, और यहाँ लाइन से ये 4 दूरी पर स्थित है। तो बोला गया है बिंदु P का भुज या x निर्देशांक जो x के मान होंगे, किसके लिए, P के लिए, वो आपके क्या कहलाएंगे, बिंदु P का भुज या x के निर्देशांक। अब P के लिए x का मान देखो, ये बिंदु P है, अब इसके लिए x का मान कौन सा है, ये पहला वाला जो होता है वो आपका हमेशा x होता है। तो बिंदु P के लिए x का मान क्या है, 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिंदु P की जो भुज है वो कितनी है, 3 है, या x का जो निर्देशांक है वो कितना है, 3 है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बिंदु मानूँ P, अगर मैं यहाँ मान लूँ तो आप देखो ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी, तो x एक्सिस से पहले दूरी यहाँ पे कितनी आ रही है, 5, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी आ रही है, -3। तो जो फर्स्ट वाला होगा ये क्या होगा, x का मान होगा। तो P का जो भुज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से आप लिखोगी P का भुज बराबर 5, या हम लिखेंगे x का निर्देशांक बराबर 5। बस इतना सही है। अब इसमें देखो दूसरा, बिंदु P की कोटि या y के निर्देशांक, P की कोटि को हम y का निर्देशांक कहते हैं। अब पहला हमारा x होता है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, y, यानी बिंदु P के लिए y का जो मान होगा वो आपका बिंदु P की कोटि होगी। यहाँ हम लिखेंगे P की कोटि, अगर इस बिंदु में देखा जाए तो P की कोटि कितनी आ रही है, 4, या आप बोलोगे y का निर्देशांक कितना है, 4 है। अगर मैं इस बिंदु से बात करूं तो आप क्या बोलोगे, P की कोटि, y हमेशा सीधे हाथ पर होगा, ये रहा, y की मान कितना है यहाँ पे, -3, और आप बोलोगे जो y का निर्देशांक है वो क्या है, -3, ठीक है। तो कोई भी बिंदु हो, पहला वाला बिंदु हमेशा भुज यानी x का निर्देशांक कहलाएगा, और दूसरा वाला बिंदु कोटि यानी y का निर्देशांक कहलाएगा। इसको दर्शाने का सबसे सही तरीका देखो, अगर मैं कोई एक्सिस मान लूँ ये, ठीक है, तो बिंदु P अगर मैंने यहाँ माना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी होगी a मान लो, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, b, ठीक है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे कि वो क्या होंगे, देखो x अक्ष से ऊपर चलते हैं तो यानी जो ऊपर वाला मान होगा यानी ये आपका क्या होगा, x का मान। y अक्ष से हम ऐसे चलते हैं, y अक्ष से ऐसे चलते हैं यानी ये वाला जो मान होगा वो क्या होगा, y का होगा। अगर हम इसके अनुसार बिंदु निकालेंगे तो P का जो बिंदु होगा a, y होगा, या हम इसको देख के कह सकते हैं कि बिंदु P जो है वो x अक्ष से a दूरी पर और y अक्ष से b दूरी पर है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, a, ठीक, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, y। देखो अब इस चित्र में एक एक करके सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। पहला है आपका अक्ष, तो अक्ष कौन से थे, 2 बताए थे, पहला है x अक्ष और दूसरा है y अक्ष, ठीक है। लेटी हुई लाइन x अक्ष कहलाती है और खड़ी हुई जो लाइन है वो y अक्ष। तो आपके अक्ष कौन से हो गए, 2 अक्ष हो गए, x अक्ष और y अक्ष, ठीक। दूसरा है रेखा, अब रेखा यानी लाइन, तो रेखा कौन सी है, x डैश o x, ठीक है। अगर हम इसे o दर्शाएंगे तो x डैश o x लिखेंगे, ठीक, या x डैश y डैश, रेखा कौन सी हो जाएगी, x डैश y डैश। तीसरा है आपका निर्देश फ्रेम, तो ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एक फ्रेम कहलाता है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं,
एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है तथा ये जो मूल बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा कि मूल बिंदु कहाँ होता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु से निर्मित फ्रेम निर्देश फ्रेम कहलाता है। कौन कौन से होंगे? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और तथा ये हो जाएगा मूल बिंदु। ये इन तीनों को मिलाने पर जो आपका फ्रेम बनेगा वो निर्देश फ्रेम कहलाएगा। उसके बाद है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेखाओं से कितने भाग बने हैं? 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला एक भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वाला दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन का तीसरा भाग, यहाँ से यहाँ तक ये वाला चौथा भाग। तो हर एक भाग क्या कहलाएगा उसे देखेंगे तो ये जो आपके क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश कहलाते हैं, जिसमें हमेशा ये वाला आपका क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट फ्रेम। तो इसमें देखो नंबर्स कैसे हैं, इस इतने एरिया में नंबर कैसे होंगे? प्लस के होंगे। क्यों? एक्स वाले नंबर सारे प्लस के हैं, तो एक्स वाले जितने भी नंबर हम लाइंस में दर्शाएंगे तो यहाँ जाएंगे। ऐसे ही वाई वाले ये नंबर प्लस के आ रहे हैं, तो वाई के नंबर जितने भी दर्शाएंगे वो इधर जाएंगे। तो इतना पूरा एरिया में एक्स का निशान क्या होगा? प्लस का, और वाई का निशान क्या होगा? वो प्लस का होगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के जो चिन्ह होंगे वो प्लस प्लस होंगे। ध्यान रखिए, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है। हमेशा पहला वाला जो होगा वो आपका एक्स अक्ष वाला होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा वाई अक्ष वाला होगा। हमेशा जब भी इस तरह से नंबर डिनोट करेंगे तो पहले हम एक्स वाले ही नंबर लिखते हैं और उसके बाद वाई वाले लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रथम चतुर्थांश। अब ये रहा दूसरा, सेकेंड वाला, इसे बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में देखो पहले एक्स है तो पहले हम एक्स की बात करते हैं। यहाँ नंबर कौन से आ रहे हैं? माइनस की, तो ये नंबर ऐसे करके डिनोट होंगे। तो पहले आपका चतुर्थांश में क्या हो जाएगा? एक्स माइनस का। वाई देखो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है? प्लस के हैं, तो प्लस के इधर जाएंगे, सारे प्लस के होंगे। कौन से हैं प्लस के? वाई के, तो ये क्या हो जाएगा? वाई का। यानी इस वाले एरिया में जितने भी एक्स के नंबर होंगे वो माइनस में होंगे और वाई के जितने भी नंबर होंगे वो प्लस में होंगे। अब तीसरे की बात करते हैं। इस तरह से घूमता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते और ऐसे घुमाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरा होगा। थर्ड यानी तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में देखो पहले एक्स की बात करेंगे क्योंकि एक्स का पहले लिखा है, तो एक्स के नंबर माइनस के हैं, इधर जाके सब माइनस के हो जाएंगे, यानी एक्स माइनस में दर्शाया जाएगा। अब वाई यहाँ है, ये सारे माइनस के हैं, इधर जाएंगे तो वाई के सारे कितना हो जाएगा? माइनस का वाई। यानी तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों के ही मान माइनस में होंगे। लास्ट है आपका चतुर्थ, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें देखो पहले एक्स की बारी, तो एक्स यहाँ पे प्लस के हैं तो ये सारे एक्स प्लस के होंगे। यहाँ पे वाई यहाँ है, वाई सारे माइनस के हैं तो वाई आपको यहाँ वैल्यू देंगे माइनस की। तो चतुर्थांश में ये सिंबल आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना है। यहाँ सब प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस और माइनस। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मान लो बोला जाए एक्स का धन अक्ष, एक्स का धन अक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स का धन अक्ष, तो ये बात क्लियर है, एक्स की बात की गई है, यानी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। धन अक्ष, धन का मतलब क्या होता है? प्लस, अक्ष का मतलब लाइन। तो एक्स की वो लाइन जहाँ सारे नंबर प्लस के हो, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स की कौन सी लाइन है जहाँ सारे नंबर प्लस के हैं? तो यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है। अगर हम इसे ओ मान लें, ठीक है, ये तो गणित में है 0, यहाँ पे ये ओ है। ठीक है, अगर ओ मान ले तो ओ से एक्स तक जितने भी पॉइंट होंगे ये आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो धन अक्ष कहलाएगा। और ऐसे ही बोला जाए एक्स का ऋण अक्ष,
ऋण का मतलब क्या होता है? निगेटिव। तो ऋण आपका कहाँ से शुरू होगा? ओ से शुरू होगा और एक्स डैश, ओ से एक्स डैश तक आपका एक्स का ऋण अक्ष होगा। ठीक इसी तरीके से वाई का धन अक्ष बोले तो ओ से वाई तक, देखो यहाँ तक प्लस है तो ओ से लेके वाई तक ये आपका धन अक्ष होगा और ओ से लेके वाई डैश तक आपका ऋण अक्ष होगा। देखो अब आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं। अब देखो जो मेन पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है बिंदु P का भुज या x निर्देशांक। तो क्या होता है बिंदु P का भुज? और बिंदु P के भुज को हम क्या बोलते हैं? x निर्देशांक। ठीक है, मान लो इस फ्रेम में कोई बिंदु है यहाँ पे P, मैं इस तल पे एक बिंदु मान ले रही हूँ P। देखिए मान लो ये बिंदु जो है इस फ्रेम पर यहाँ से तो 3 दूरी पर स्थित है, ठीक है, और यहाँ से 4 दूरी पर स्थित है। ठीक, तो इस बिंदु की दूरी x से यहाँ पे 3 है और यहाँ से यानी इस लाइन से ये 3 दूरी पर स्थित है और यहाँ लाइन से ये 4 दूरी पर स्थित है। तो बोला गया है बिंदु P का भुज या x निर्देशांक, जो x के मान होंगे किसके लिए? P के लिए, वो आपके क्या कहलाएंगे? बिंदु P का भुज या x के निर्देशांक। अब P के लिए x का मान देखो, ये बिंदु P है, अब इसके लिए x का मान कौन सा है? ये पहला वाला जो होता है वो आपका हमेशा x होता है। तो बिंदु P के लिए x का मान क्या है? 3। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिंदु P की जो भुज है वो कितनी है? 3 है, या x का जो निर्देशांक है वो कितना है? 3 है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बिंदु मानूँ P, अगर मैं यहाँ मान लूँ तो आप देखो ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी। तो x एक्सिस से पहले दूरी यहाँ पे कितनी आ रही है? 5, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी आ रही है? -3। तो जो फर्स्ट वाला होगा ये क्या होगा? x का मान होगा। तो P का जो भुज है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से 5, यहाँ से आप लिखोगी P का भुज बराबर 5, या हम लिखेंगे x का निर्देशांक बराबर 5। बस इतना सही है। अब इसमें देखो दूसरा बिंदु P की कोटि या y के निर्देशांक। P की कोटि को हम y का निर्देशांक कहते हैं। अब पहला हमारा x होता है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? y, यानी बिंदु P के लिए y का जो मान होगा वो आपका बिंदु P की कोटि होगी। यहाँ हम लिखेंगे P की कोटि। अगर इस बिंदु में देखा जाए तो P की कोटि कितनी आ रही है? 4, या आप बोलोगे y का निर्देशांक कितना है? 4 है। अगर मैं इस बिंदु से बात करूं तो आप क्या बोलोगे? P की कोटि, y हमेशा सीधे हाथ पर होगा, ये रहा y की मान कितना है यहाँ पे? -3, और आप बोलोगे जो y का निर्देशांक है वो क्या है? -3। ठीक है, तो कोई भी बिंदु हो, पहला वाला बिंदु हमेशा भुज यानी x का निर्देशांक कहलाएगा और दूसरा वाला बिंदु कोटि यानी y का निर्देशांक कहलाएगा। इसको दर्शाने का सबसे सही तरीका देखो, अगर मैं कोई एक्सिस मान लूँ ये, ठीक है, तो बिंदु P अगर मैंने यहाँ माना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी होगी a मान लो, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी? b। ठीक है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे कि वो क्या होंगे? देखो x अक्ष से ऊपर चलते हैं तो यानी जो ऊपर वाला मान होगा यानी ये आपका क्या होगा? x का मान। y अक्ष से हम ऐसे चलते हैं, y अक्ष से ऐसे चलते हैं यानी ये वाला जो मान होगा वो क्या होगा? y का होगा। अगर हम इसके अनुसार बिंदु निकालेंगे तो P का जो बिंदु होगा a, y होगा, या हम इसको देख के कह सकते हैं कि बिंदु P जो है वो x अक्ष से a दूरी पर और y अक्ष से b दूरी पर है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? a। ठीक, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है? y है। अब देखिए प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? तो आपको भी बताया था कार्तीय तल कैसा होता है, ये प्लस वाला, ठीक है। इसमें क्षैतिज रेखा यानी इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर यानी ये वाली इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो आप क्या लिखोगे, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष है। सेकंड देखिए, सेकंड है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो देखो प्रत्येक भाग बोल रहा है, तो पहला भाग क्या होता है, वाई ओ एक्स, यानी इस भाग को क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। पहले लिखोगे प्रथम चतुर्थांश, फिर द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ। थर्ड है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो वह बिंदु जहाँ पे x और y एक दूसरे को काटती हैं, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अभी बताया है आपको, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, मूल बिंदु।